हेलो एवरीवन। तो आज प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे जीआईसी लेक्चरर के। और अभी थोड़ी तबीयत खराब है क्योंकि अभी वैक्सीन लगाई है, तो मैं अभी वीडियोस नहीं रिलीज कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत बड़े बच्चों का है, ये ट्रांसक्रिप्शन कराना है। तो ट्रांसक्रिप्शन नेक्स्ट टाइम आई थिंक कल जैसे में थोड़ा ठीक लगेगा, मुझे हाथ का थोड़ा प्रोसेस थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं कल आपको ट्रांसक्रिप्शन करा दूंगी, तो पूरा प्रोसेस जो है वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा इन 2 कैरियर्स बेसिकली। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। द साइंटिफिक नेम ऑफ द गौरिया और द हाउस स्पैरो, इसको क्या बोला जाता है? हाउस स्पैरो से आई थिंक समझ में आना चाहिए, डोमेस्टिका। बेसिकली डोमेस्टिक को हम हाउस के बेसिस पे देखते हैं, तो पैसर डोमेस्टिका जो है इसका आंसर हो जाएगा, ए विल बी योर राइट वन। ओके, नाउ डैश इन 1940 इंट्रोड्यूस द न्यू टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स। न्यू सिस्टमैटिक्स किसने दिया था? बेसिकली इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो ये क्या था? सर जूलियन हक्सले ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अर्नस्ट हैकेल की बात करते हैं, उन्होंने क्या करा है? रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसने दी है? अर्नस्ट हैकेल ने दी है। और जॉन रे ने क्या बताया कि जो स्पीशीज वाला कॉन्सेप्ट है वो किसने बताया? जॉन रे ने बताया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सी विल बी राइट वन। तो हैकेल ने क्या दिया है? रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी है। जॉन रे ने बताया है कि जो स्पीशीज है एक अल्टीमेट यूनिट है। तो बेसिकली अगर हम टेक्सोनोमी की बात करते हैं, तो स्पीशीज क्या है? बेसिक यूनिट है, जहां से आपका जो टेक्सोनोमी है वो स्टार्ट होता है, इसके बाद जीनस आएगा। ठीक है, तो ये स्पीशीज जो है सबसे छोटी वाली यूनिट है, और ये अल्टीमेट यूनिट है और बेसिक यूनिट है, ये भी ध्यान में रखना है। प्रोटीन हैविंग अ फंक्शन ऑफ स्टोरिंग अमाइनो एसिड एज ए न्यूट्रिएंट इन इस। तो बेसिकली अगर प्रोटीन की बात करते हैं जिनके पास में ये फंक्शन है कि वो अमाइनो एसिड को स्टोर करके रख सकते हैं एज अ न्यूट्रिएंट, तो ये होता है केसीन में। वेरी इंपॉर्टेंट, जो बनाता है पैरा केसिनेट। जब हम दूध पीते हैं तो बेसिकली उससे ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और यह होता है ओवर एल्बुमिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ए विल बी राइट वन। अगर हम कोलेजन की बात करते हैं, तो कोलेजन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? तुम्हारा ग्लाइसिन होता है। ठीक है, उसके बाद में प्रोलीन होता है, उसके बाद में हाइड्रोक्सी प्रोलीन होगा, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, या फिर हाइड्रोक्सी लाइसिन होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहाँ पे जो विटामिन आती है, विटामिन तो मुझे बताओगे कौन सी विटामिन होती है? एस्कॉर्बिक एसिड, मैं बता देती हूँ, और उसके बाद में तुम्हें खुद देखना है कि कौन सी एसिड है, वो कौन सी विटामिन है। आई थिंक एस्कॉर्बिक एसिड से समझ में आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मायोसिन जो है मोटर प्रोटीन है। मोटर प्रोटीन किसकी है? जो तुम्हारा मसल्स का मूवमेंट होता है, मसल्स का मूवमेंट होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? मोटर मायोसिन की वजह से पॉसिबल हो पाता है, तो याद में रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ए विल बी राइट वन। तो द टू अमाइनो एसिड स्टोरेज प्रोटीन्स इन द एनिमल्स आर केसीन एंड द ओवल एल्ब्यूमिन, तो ये दोनों है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। डैश स्पीशीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया, मतलब क्या हुआ कि एक यहाँ पे दो जो स्पीशीज थे, एक ये वाली थी और एक ये वाली थी, दोनों साथ में रहती थी। अब यहाँ से क्या हुआ कि कोई भी पहाड़ आ गया या फिर कोई भी नदी बहने लग गई, कुछ भी ऐसा हो गया। अब इसका जो जोग्राफिकल एरिया है वो अलग हो गया है, और इसका जो हो गया है अलग हो गया है। तो जब दो स्पीशीज अलग अलग एरिया में रहती हैं, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में रहती हैं, उसको बोला जाता है एलोपैट्रिक। वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपैट्रिक सेम में रहेंगी, लेकिन क्रोमोसोम में थोड़ा बहुत चेंजेस आने लग जाएंगे। इवोल्यूशनरी स्पीशीज मतलब होती हैं जिनका जो कॉमन ओरिजिन है, बेसिकली जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलते हैं, तो इवोल्यूशनरी स्पीशीज होती हैं, फाइलोजेनी के बेसिस पे होंगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सी विल बी राइट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज अ रेयर अमाइनो एसिड? ऑब्वियसली लाइसिन तो होती है, ठीक है, लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, सारी पॉजिटिवली होती है। प्रोलीन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि प्रोलीन क्या करता है? किंक प्रोड्यूस करता है, किंक प्रोड्यूस करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम रामाचंद्रन प्लॉट की बात करते हैं, तो सबसे कम जो जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है मूवमेंट की, ठीक है, वो सबसे कम किसकी होती है? प्रोलीन की होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? ग्लाइसिन की। सबसे ज्यादा वहां पे अलाउिंग रेस्ट्रिक्शन जो है उसमें सबसे कम है, लेकिन प्रोलीन पे सबसे ज्यादा है, ये भी ध्यान में रखना है। स्पार्टिक एसिड क्या हो गया? ये तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज हो गया, बेसिकली एसिडिक हो गया है तुम्हारा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखना है। जो हाइड्रोक्सीलाइसिन होता है, ये एक रेयर अमाइनो एसिड है, और नॉर्मली कब देखने को मिलता है? जब हमें कोलेजन मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं, ठीक है, तभी हमारा हाइड्रोक्सीलाइसिन देखने को मिलता है। तो आंसर जो हो जाएगा, सी विल बी राइट वन। देखो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ हाइड्रोक्सीलाइसिन रेजिड्यूज हैव टू इंपॉर्टेंट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है? एक अटैचमेंट साइट की तरह यहाँ पे काम करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड कर सकता है, या फिर ये क्या करता है? इंटर और इंट्रा। देखो, इंट्रा मतलब होता है जैसे ये मॉलिक्यूल है, तो ये क्या होगा? इंट्रा मॉलिक्यूल होगा। अगर हम किसी और की बात करते हैं, दोनों की इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इंटर बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। तो इन क्रॉस लिंक्स को क्या करता है? मेंटेन करता है, स्टेबलाइज करता है। और क्या काम करता है? हाइड्रोक्सीलाइसिन जो है कोलेजन में भी देखने को मिलता है, हाइड्रोक्सीलाइसिन हो गया, हाइड्रोक्सीप्रोलिन हो गया, ये दोनों देखने को मिलते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है।
विटामिन दैट आल्सो एक्ट एज कोएंजाइम, जो कोएंजाइम की तरह काम भी कर सकती है। देखो B12 हो गया है, नॉर्मली जो बी वाला कॉम्प्लेक्स है सारा का सारा तुम्हारा कैसे काम करता है, कोएंजाइम की तरह काम करता है। जैसे तुम्हारा थायमिन हो गया है, B1 हो गया है, B2 हो गया है, B5 हो गया है, पेंटोथेनिक एसिड हो गया है, ये सारे के सारे कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी विल बी राइट वन। ओके देखो विटामिन B12 है, डिऑक्सी एडिनोसाइल कोबालमिन, कोबाल्ट जो मेटल है वो देखने को मिलेगा, जो आयन है वो देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स कराते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर हम विटामिन ई की बात करते हैं तो ये क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। और ये क्या करेगी, प्रिवेंट द ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द मेमोरी लिपिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ये क्या करती है, तुम्हारा जीन एक्सप्रेशन जो एपिथेलियल टिश्यूज में बेसिकली ये क्या करती है, विटामिन टी के कैप्सूल्स आते हैं देखे हो, तो इसे बोला जाता है ब्यूटी विटामिन, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मली क्या करेगी, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं चेहरे वगैरह पे जो भी लगाते हैं तो वो वहां से रिमूव हो जाते हैं और जो चेहरा साफ हो जाता है। विटामिन के की बात करते हैं, किस में आएगा, क्लॉटिंग फैक्टर में काम आएगा। ये कल वीडियो बना चुकी हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखी पर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एक वीडियो में सारा कवर है और ज्यादा टाइम का भी नहीं है ना। फंक्शन इन द फिब्रिन फॉर्मेशन, और फिब्रिन फॉर्मेशन होता है, क्लॉटिंग फैक्टर बन जाएगा, एक क्लॉट बनाने में हेल्प करेगा। तो आंसर जो हो जाएगा B12 विल बी राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज अ ट्रू एलोस्टेरिक एंजाइम, अगर एलोस्टेरिक एंजाइम की बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि ये है एंजाइम, ठीक है, इसके पास में ये एक्टिव साइट है और ये है सबस्ट्रेट, ठीक है। अब कोई भी ऐसी एंजाइम या फिर कुछ भी ऐसा कि अदर देन एक्टिव साइट के अलावा वो कहीं और बाइंड करता है कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज अदर बाइंड करती है और उसके बाद में उसकी एक्टिविटी जो है इंक्रीज हो जाती है, तो उसको एलोस्टेरिक एंजाइम बोला जाता है, ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम बोला जाता है। जैसे तुम्हारा कौन सा हो गया है, ग्लाइकोलिसिस में जो होता है, ग्लाइकोलिसिस में कौन सा होता है, हेक्सोकाइनेज होता है, वो भी तुम्हारा कैसा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज हो गया है। ये सारे सारे क्या है, एलोस्टेरिक एंजाइम है। अगर हम बात करते हैं ट्रू एलोस्टेरिक एंजाइम की, तो वो कौन सा है, एटकेज है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वन विल बी राइट वन। इसका मतलब है एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एलोस्टेरिक एंजाइम है। और इन एंजाइम के पास में एलोस्टेरिक साइट होती है, जिससे कोई भी मॉलिक्यूल अगर बाइंड करता है तो उसकी वजह से जो उनका रेगुलेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये ऑब्वियसली माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करते हैं और ये अपने तरीके से काम करते हैं। जो एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं होती हैं, ठीक है, वो हमारे माइकलिस मेंटेन एंजाइम्स बोला जाता है उनको, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, दे डू नॉट ओबे माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स। आरएनएज एच कैन निक इन, अगर हम आरएनएज एच की बात करते हैं तो ये क्या बनता है, जैसे ये हमारा डीएनए हो गया है और ये हमारा आरएनए का एक सीक्वेंस बन गया है डीएनए से, तो इसको जो ब्रेक करेगा, जो आरएनए और डीएनए के हाइब्रिड को जो ब्रेक करता है उसको आरएनएज एच बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए विल बी योर राइट वन। आरएनएज जो है एक एंडोजीनस एंजाइम है जो हमारे आरएनए और डीएनए के ड्यूप्लेक्स को हमारा क्लीव करता है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल 2,4-DNP, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे क्या बोला जाता है, अनकपलर बोला जाता है, अनकपलर बोला जाता है। द अनकपलिंग एजेंट इंटरफेयर द सेलुलर रेस्पिरेशन इन दैट इट, देखो एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, पूरा का पूरा। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें जो चार कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, जो चार कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं और क्या करते हैं, हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, एक तुम्हारा प्रोटोन मोटिव फोर्स जो है वो हो जाएगा, एक जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है प्रोटॉन्स का। फिफ्थ वाला जो होता है वो क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, एटीपी की सिंथेसिस करता है जिसमें F0 और F1 देखने को मिलता है। अब ये अनकपलर क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर ये जो प्रोटोन फोर्स बन रहा था ना, ये जो प्रोटोन मोटिव फोर्स बन रहा था, इसको मतलब अफेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको अफेक्ट करेंगे। तो ये प्रोटोन मोटिव फोर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो H पॉजिटिव का जो डिफरेंस है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। अब वो अफेक्ट तो इसलिए नहीं करेगी, उनको इनिबिट करना था, वो क्या करते हैं बेसिकली, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को बार बार होने देते हैं, बार बार हो, क्योंकि उसको तो लगेगा कि अभी प्रोटोन मोटिव फोर्स बना ही नहीं है, जबकि उसको खराब कौन कर रहा है, 2,4-DNP खराब कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता रहेगा कंटिन्यू, लेकिन वहां पे एटीपी का कन्वर्जन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेगा ही नहीं। अगर बनेगा नहीं तो एटीपी की सिंथेसिस नहीं हो पाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट चेन है वो तो चलती रहती है, लेकिन एटीपी का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। डिक्रीज द एटीपी एक्टिविटी, बिल्कुल गलत, प्रिवेंट बोथ नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वहां पे नहीं हो पाएगा, एटीपी का कन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत होगा। तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट विल बी राइट वन।
एपिनेफ्रिन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ऑर्गन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से निकल रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से निकल रहे हैं पता होना चाहिए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो निकलते हैं ऑक्सीटोसिन हो गया है और एडीएच हो गया, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये दो हार्मोन्स याद रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कर रही है, तुम्हारा टीएसएच निकल रहा है, ये सारे यहाँ से निकल जाते हैं। ओवरी की बात करते हैं, नॉर्मली ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है, जो तुम्हारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं फीमेल में वो दिखता है। पेंक्रियाज जो होती है तुम्हारे अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल होती है। अल्फा सेल जो बनाती है ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती है, बीटा जो है इंसुलिन बनाएगी और ये बनाएगी सोमेटोस्टेटिन। देखो जो इंसुलिन बनता है वो क्या करता है, तुम्हारे ग्लाइकोजन बेसिकली ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में कर देता है, जो एक स्टोरेज फॉर्म है किसकी, ग्लूकोज की। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखना है। अब एड्रिनल ग्लैंड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जो हो जाएगा डी विल बी राइट वन। कैसे होता है देखते हैं। देखो एड्रिनल ग्लैंड में क्या होता है, कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, ये जो पिंक कलर का है कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये वाला जो है, ये क्या है, ये बेटा मेडुला है, मेडुला है, ठीक है। कॉर्टेक्स में जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे जोना ग्लोमेरुलसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलेरिस। ग्लोमेरुलस जो बनाता है वो तुम्हारा एल्डोस्टेरोन बनाएगा, फेसिकुलेटा बनाएगा कॉर्टिसोल वाला जो एंटी इंफ्लेमेटरी फंक्शन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिकुलेरिस जो बनाता है तुम्हारा डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनाता है बेसिकली, तो याद में रखना है, जो स्टिमुलेट करता है मस्कुलाइजेशन के लिए। एड्रिनल मेडुला जो है ये बनाता है तुम्हारे हार्मोन्स, जो तुम्हारे किस में आते हैं, F3 में आते हैं, फ्लाइट फ्लाइट और फियर में आते हैं। कौन से हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। और इसका अमाइनो एसिड कौन सा यूज होता है, टायरोसिन जो है इसमें यूज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर जो हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड विल बी योर राइट वन। The inhibition of succinic dehydrogenase caused by the malonate in which is one of the following types. Basically succinic dehydrogenase का जो होता है ये कहाँ पे यूज होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है, सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पे होता है। नॉर्मली क्या करता है, मेलोनेट क्या करता है, इस सक्सिनेट जो डिहाइड्रोजन है उसके साथ में बाइंड कर जाएगा और उसको इनिबिट करता है। और ये कॉम्पिटिशन किससे करता है, फ्यूमरेट से करता है कॉम्पिटिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव का एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। देखो ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज है, ये सक्सिनेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, नॉर्मली फ्यूमरेट बनने वाला था, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, सॉरी मैंने वहां पे फ्यूमरेट बोल दिया, यहाँ पे फ्यूमरेट बनता है, ठीक है, बनता है, ध्यान में रखना है, वो उसके साथ कॉम्पीट नहीं करेगा। मेलिनेट क्या करता है, ये इससे बाइंड कर जाएगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज से, सक्सिनेट को बाइंड नहीं होने देगा और यहाँ पे एक कॉम्पिटेटिव इनिबिटर की तरह काम करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना है इस चीज को। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पीरियड्स फ्रॉम द पैलियोजोइक टू मीसोजोइक, ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है बेटा। देखो मैंने बताया था कैम और सीलू, नीचे से चलते हैं, कैम और सीलू देवानंद की कैप पहनते हैं, कैप पहनते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये है कैम्ब्रियन बेटा, है ना। और ये है ऑर्डोविशियन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है साइल्यूरियन, साइल्यूरियन, ये है डेवोनियन, डेवोनियन, वेरी इंपॉर्टेंट। सी है कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, ये है तुम्हारा पर्मियन। ये हो गया कौन सा तुम्हारा एरिया, ये कौन सा एरा हो गया, ये हो गया पैलियोजोइक वाला, पैलियोजोइक वाला जो एरिया है ये वाला हो गया है। उसके बाद आते हैं मीसोजोइक में, मीसोजोइक में आता है पहले ट्रायसिक आएगा, फिर उसके बाद में जुरेसिक आएगा, उसके बाद में क्रिटेशियस आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ये मीसोजोइक वाला एरिया है, एरा है, सॉरी आई एम सो सॉरी। और नॉर्मली इसमें कौन सी रेप्टाइल्स वाली एज हमें देखने को मिलती है। और जुरासिक में क्या होता है, डायनासोर सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, तो ये हो गया पैलियोजोइक एरा। उसके बाद में ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, ये हो जाएगा आपका मीसोजोइक एरा। तो आंसर जो हो जाएगा 3 विल बी राइट वन। The active transport of the solute in the cell is characterized by, देखो एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव का मतलब होता है सिंपली डिफ्यूजन हो रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको बोला जाता है पैसिव डिफ्यूजन। अगर हम एक्टिव की बात करते हैं, मतलब क्या हुआ है, जब हमारा लो से हमें हाई पे जाना है, लो से हाई पे जाना है, तो हमें इसको क्या देना पड़ेगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, जैसे एक स्लोप है, ठीक है, एक स्लोप है, अगर तुम्हें स्लोप से नीचे उतरना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आराम से उतर जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम्हें ऊपर चढ़ना होगा तो मैं क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी ड्रिंक्स चाहिए होती हैं, तब जाके ऊपर चढ़ पाओगे। तो ये क्या है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो इट्स अपटेक अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी योर राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्यूटेरोस्टोम, देखो एक होता है प्रोटोस्टोम, ठीक है, और एक होता है ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम का मतलब क्या होता है कि जो ब्लास्टोपोर ओपनिंग है बेटा, ब्लास्टोपोर ओपनिंग जो है, अगर पहले फर्स्ट अगर वो बनाती है, माउथ का फॉर्मेशन करती है, तो उसको बोला जाता है प्रोटोस्टोम। अगर जो है ब्लास्टोपोर की जो ओपनिंग है, अगर वो पहले एनएस का फॉर्मेशन करती है, तो उसको बोला जाता है ड्यूटेरोस्टोम। और ये किसका फीचर है, ये एडवांस फीचर है। और ऐसा कौन सा इन्वर्टिब्रेट है जिसमें ड्यूटेरोस्टोम नेचर देखने को मिलता है, वो होते हैं इकाइनोडर्मेटा, ये भी ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियली सिमेट्रिक बोले, ये से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं
नहीं है, तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी राइट वन। फॉर्मेशन ऑफ एनएस फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, इसको बोला जाता है ड्यूटेरोस्टोम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद दिस फंक्शन, कौन सा इनकरेक्टली पेयर्ड है? देखो, मेलाटोनिन जो है बायोलॉजिकल रिदम को बनाएगा। देखो, अगर तुम्हें बायोलॉजिकल रिदम अगर खराब करनी होती है तो तुम्हारा मेलाटोनिन का जो सिक्रेशन है वो बहुत खराब हो जाता है और इससे बॉडी पे गंदे इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको पूरी तरह से मेंटेन करके रखा करो, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाओ, उसके हिसाब से काम करोगे, बॉडी भी ठीक ठाक रहेगी। तो ये बिल्कुल सही है। ग्लूकागोन हार्मोन मैंने बताया था कहाँ से बनता है, ये पेनक्रियास से बनता है। कौन सी सेल बनाती है? अल्फा सेल्स बनाती हैं। और ये क्या करती है? ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ये हमारा जो ग्लाइकोजन स्टोरेज वाला था उसको तोड़ के क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। और ग्लूकोज क्या करेगा? ब्लड का ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको इंक्रीज कर देगा। तो इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोलैक्टिन क्या करता है? ये क्या करता है? मिल्क का सिक्रीशन करता है, स्टिमुलेट करता है मिल्क सिक्रीशन को, बिल्कुल सही, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कैल्सिटोनिन इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, नहीं बेटा ये बिल्कुल गलत है। कैल्सिटोनिन क्या करता है? तुम्हारे बोन्स के कैल्शियम को इंक्रीज करता है। जबकि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो क्या करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन करेगा तुम्हारा ब्लड के कैल्शियम को इंक्रीज करेगा, ब्लड के कैल्शियम को इंक्रीज करेगा। तो बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। वो तो बोन्स का कैल्शियम बढ़ाएगा, ये तुम्हारा ब्लड का कैल्शियम बढ़ाएगा। तो इसलिए ये वाला चीज यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी राइट वन। द टर्म इनेट बिहेवियर रेफर्स टू एन एनिमल बिहेवियर। देखो, अगर हम बात करते हैं इनेट बिहेवियर, याद रखना ये चीज है, ठीक है, इनेट बिहेवियर की बात करते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। इनबॉर्न बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद में हमारे कौन से बिहेवियर आते हैं? जितना भी तुम्हारा जो कार्ल वोन ने जितना भी तुम्हारे एक्सपेरिमेंट करे वो सारी पता होना चाहिए, कभी तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इननेट बिहेवियर मतलब क्या है? इनबॉर्न बिहेवियर है। इनबॉर्न बिहेवियर है जब कोई बेबी पैदा होता है तो वो मदर का मिल्क पीने लग जाता है, ठीक है, जैसे मदर मिल्क बनाती है पीने लग जाता है। अब उसको हमने सिखाया तो है नहीं क्योंकि वो सीख तो सकता नहीं उस एज में। तो ये क्या होता है? उसका डेवलपमेंट की फिक्स्ड है वो चीज, उसका इनबॉर्न बिहेवियर है, उसको पहले से ही पता था ये सब चीजें। ट्रिगर्ड बाय द एनवायरमेंटल चेंज नहीं बेटा। टॉट ये कौन सा होता है? अडेप्टिव चेंज होता है। अडेप्टिव चेंज होता है जो तुम अडेप्ट करते हो इन्वायरमेंट में। टॉट बाय द पेरेंट ये अलग चीज है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लर्न्स ऑन इट्स ओन बाय हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल में बेटा यहाँ पे कोई इन्फॉर्म नहीं चल रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये डेवलपमेंटली फिक्स्ड है, तो आंसर